सवाल का जवाब दें तो उससे हमने पेस्टल एनालिसिस पे जो पेस्टल एनालिसिस है उस पर लिखे हैं, तो सब जवाब एक जैसा नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने जो इसके लिए जो पेस्टल जैसे पॉलिटिकल था तो उसके लिए आपने डिफरेंट वर्ड्स अपने पास एक डाटा बैंक जमा किया था। तो अब कोई बंदा उसमें डेमोक्रेटिक अप्रोच वर्ड यूज कर रहा होगा, कुछ गुड गवर्नेंस यूज कर रहा होगा, डिफरेंट वर्ड यूज करने, जो एग्जैक्ट नेम है ना इन टेक्निक्स के, वो इस्तेमाल नहीं करना है। लफ्ज पेस्टले कहीं इस्तेमाल नहीं करना, लफ्ज स्वॉट कहीं इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ क्या करना है, अगर वर्ड फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ्स, तो आप लिख सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, जो भी टॉपिक हो। स्ट्रेंथ्स मेरिट्स लिख सकते हैं उसको हम, वीकनेसेस को डीमेरिट्स लिख सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं ब्राइटर साइड ऑफ दिस इशू, फिर लिख सकते हैं हम डार्क डार्क साइड ऑफ द इशू। समझ आ रही है? तो लफ्जों को आपने एज सच प्रोड्यूस नहीं करना जब हेडिंग आनी है, जब आपने पॉइंट्स जमा करने हैं। तो आज हम सीखेंगे आउटलाइन ना, कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, 3-4 मिनट वेट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। आज रोजा ज्यादा लग रहा है लोगों को। आज हम करेंगे आउटलाइन। जब आउटलाइन लिखना सीख लेंगे ना, तो आउटलाइन में से इंट्रोडक्शन निकलता होता है। तो इंट्रोडक्शन लिखना पॉसिबल नहीं है विदाउट नोइंग द आउटलाइन। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है दैट इज एन एग्जेक्टिव समरी ऑफ योर होल एसे। और बल्कि होल एसे की बजाय भी जो आपके टॉपिक सेंटेंसेस हैं उनकी समरी होती है इंट्रोडक्शन। तो जब वो एक कंप्लीट आउटलाइन बना लेंगे, फिर उस आउटलाइन को हम इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। टॉपिक हम लेंगे जी करप्शन। जब भी इंग्लिश ऐसे कोई इस तरह का आए कि जिस इंग्लिश ऐसे के अंदर आप लोगों को कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम दी गई हो, जैसे करप्शन है, जैसे ओवर पॉपुलेशन है, जैसे इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, नेपोटिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक ऐसे पेपर में लाजमी सोशल इश्यूज पे आता है। तो जब हम इस तरह का इंग्लिश ऐसे अटेम्प्ट करने लगते हैं तो हमारी कोशिश होती है, मैं अगेन कहूंगा कि हम जब आप ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे ना, मैं आपको टेक्निकल चीजों की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन वो जो सिर्फ इस काबिल हो जाएंगे कि उनको टेक्निकल चीजों की तरफ लेके जाना है, बाकियों के लिए ये सिंपल सिंपल चीजें ही हैं। तो जब हम कोई भी सोशियो इकोनॉमिक इशू पे ऐसे लिखने लगते हैं, तो उस इंग्लिश ऐसे के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं उसके काजेज लिखें, उसके इम्पैक्ट्स लिखें और उसका सोल्यूशन लिखें। आमतौर पे जो ऐसे होता है वो 3D होता है। अगर उसने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर, टॉपिक के अंदर सॉरी, ये बता नहीं दिया कि आपने इसको 2D लिखना है। मसलन सिंगल नेशनल करिकुलम टॉपिक है, सिंगल नेशनल करिकुलम, अब वो खुद बता देता है टॉपिक के अंदर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो फिर तो कोई बात और हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सिंपल दे दिया सिंगल नेशनल करिकुलम, तो फिर आप लिखोगे मेरिट्स डीमेरिट्स एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ द डीमेरिट्स। फिर आपके पास तीसरा सोल्यूशन आ जाएगा, मेरिट्स डीमेरिट्स और सोल्यूशन। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं जी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बात करो, तो सिर्फ फिर आप इन दो चीजों पे महदूद हो जाएंगे। एंड पे एक आधा पैराग्राफ आप सोल्यूशंस के लिए दे देते हैं एज ए गुडविल। ना भी दें तो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स वाले पैराग्राफ लिख लें, सफिशिएंट है। ऐसे ही यहाँ पे कहता है जी द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज इज अ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इशू, एनवायरमेंटल इशू। तो जब ये सारी चीजें हैं तो हम causes
लेकिन अगर अच्छे लेवल पे लिखेंगे, अच्छे लेवल पे लिखना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे को, या कि कैसे हम एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे को डिस्क्रिप्टिव में चेंज करते हैं, वो मैं आपको लाइनें बनवाना सिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले जब आउटलाइन बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे की, जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, इसमें हमें कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं देनी होती। इसमें कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं देनी होती। दे दें तो अच्छी बात है, ना दे तो कोई जरूरत नहीं है। तो हम पहला पॉइंट नंबर 1 पे लिखते हैं इंट्रोडक्शन। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, सिंपल लफ्ज लिखना है इंट्रोडक्शन। हम लोगों के पास 2 घंटे के ऐसे में इतना टाइम नहीं होगा कि हम CSS लेवल पे जाके इसको मजीद रिफाइन करें। तो हम सिंपली लिखेंगे नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन। नंबर 2 पे हम लिखेंगे काजिज, आगे कोई भी लिख ले, मसलन बिहाइंड करप्शन। काजिज बिहाइंड करप्शन। मैं कोई क्यूरीज लेता हूँ इसके बाद, क्लास के बाद। काजिज बिहाइंड करप्शन जो है, इसमें लिखें करप्शन के क्या क्या काजिज हो सकते हैं। आप लोगों ने पेस्टले एनालिसिस भी देख लिया है, आप लोगों ने वो पॉलिसी मेकिंग साइकिल भी देख लिया है, आप लोगों ने स्वॉट एनालिसिस भी देख लिया है। तो मुझे आप लोग सारे बताएं एक एक काज। पॉवर्टी, नीड एंड ग्रीड, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट। मोहसिन, करप्शन क्यों होती है? वो पीछे वाला, लैक ऑफ मैनेजमेंट, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी। मैडम, करप्शन क्यों होती है? पुअर पॉलिसीज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो सारे लोगों ने डिफरेंट बताया। यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई कि हम सबके पास जो पॉइंट्स मौजूद हैं उनको एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। मैं ऑनलाइन वालों के पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कि करप्शन क्यों होती है। डिफरेंट लोगों ने लिखे हैं, इलिटरेसी, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, unequal distribution of wealth, ignorance, nepotism, political influence, poverty, poor management of policies, lack of meritocracy, mismanagement, nepotism, greed, poor governance, exploitation of rights, lack of accountability, inefficient working of concerned authorities to fulfill unlimited desires। ये पंखा बंद कर दो। लैक ऑफ बेसिक नीड्स। बातें सारी वही हैं, हम इनमें से कोई 4 पॉइंट्स उठा लेंगे। मसलन हम कहते हैं जी पेस्टले एनालिसिस के मुताबिक हम नंबर 1 पे उठाते हैं कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स का कल्चर है कि उसके अंदर करप्शन एक्सेप्टेबल चीज कंसिडर होती है। आप इसका एक कल्चर है कि वहां पे ये हो जाती है। नंबर 2, अनइक्वल की जगह हम वर्ड अनजस्ट यूज कर लेते हैं। अनजस्ट, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। किसी ने ऐड किया डिस्पैरिटी ऑफ समथिंग, तो हम लिख लेते हैं एक डिस्पैरिटी among different cadres
ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इसकी वजह से भी करप्शन होती है। कोई और पॉइंट्स बताएं मुझे। नीड एंड ग्रीड वाला किसने बताया था? नीड एंड ग्रीड, नीड एंड ग्रीड। नंबर 5 पे हम कोई भी इसका काज लिखते हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी हमें ऐड किया, इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं कि सॉरी, हाँ इसको हमने ऊपर लिखा है कल्चर कंडूसिव ऑफ पॉलिटिक्स में लिख लिया है, कर लेते हैं। प्रमोटिंग। अच्छा, और कोई पॉइंट बताएं, लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको। हम कह सकते हैं कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग्स हैं, या जो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनएफिशिएंट हैं, कह सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट एंड बाइस्ड इंस्टीट्यूट, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस। चले, हमने 5 पॉइंट लिख लिए, बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, आप लोग अपनी मर्जी के लिखेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने मेरे साथ इस प्रोसेस को सीख रहे हैं कि हमने इसे कैसे करना है। काजेस बिहाइंड करप्शन में पहला हमने लिखा है कल्चर कंडूसिव ऑफ करप्शन, या हम कह सकते हैं कल्चर प्रमोटिंग करप्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट कैडर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। डिस्पैरिटी है जी यहाँ पे, कैसे डिस्पैरिटी है? एक असिस्टेंट कमिश्नर भी 17वें स्केल में है, उसे आपने ड्राइवर भी दिया, उसे आपने गार्ड भी दिया, और उसे आपने साथ में वो अपनी विल पे फंड्स भी दे दिए, उसको आपने रहने के लिए घर भी दे दिया। और किसी और डिपार्टमेंट का एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसको आप सिर्फ तनख्वाह दे रहे हो, ना उसको गाड़ी दे रहे हो, ना घर दे रहे हो, ना फ्यूल दे रहे हो, तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो करप्शन की तरफ माइल हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि जी मैं भी 17वें स्केल का अफसर है, भी 17वें स्केल का अफसर है, तो लिहाजा मैंने करप्शन करनी चाहिए। ठीक हो गया, इसे कहते हैं डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट कैडर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब एक, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। अब देखो डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट कैडर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स इवन विद इन सीएसएस पीएमएस। सीएसएस के अंदर जब आप आते हैं, सीएसएस करके आपको डीएमजी या पीएसपी ग्रुप मिलता है, तो आपको मराहत और तरह की मिलती हैं। लेकिन अगर आपको रेलवेज या पोस्टल ग्रुप मिल जाता है तो मराहत और तरह की होती हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत और तरह की होती है। समझ आ रही है बात की? तो ये जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से भी लोग करप्शन पे मजबूर हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि जो लोग ऑलरेडी सबसे अच्छे कैडर पे बैठे हुए होते हैं, डीएमजी वाले, पीएमएस वाले, ये लोग करप्शन क्यों करते हैं? पीएसपी वाले ये क्यों करते हैं? तो इसको भी हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ अभी एक रीजन को डिस्कस कर लेंगे। उसका आंसर है नीड एंड ग्रीड। तो वो बाज़ ग्रीड की वजह से कर रहे होंगे। फिर है जी इनएफिशिएंट एंड बायस्ड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, कि जो आपके करप्शन खत्म करने के इदारे हैं, वो बन गए हैं टूल ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। कि जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी, इन इदारों को, जो पाकिस्तान में ये अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, नैब, पंजाब लेवल पे एंटी करप्शन कंट्रोवर्शियल इदारा,
आपने डीजी लगाए पंजाब के इसके दौर में, गौहर नफीस साहब। हर बंदा ये कहता था, हर पॉलिटिकल ओपोनेंट ये कहता था, गौहर नफीस इज ब्रॉट टू पंजाब इन ऑर्डर टू टीच अ लेसन टू द अपोजिशन। तो ये क्या था आपका एक, ये इस तरह की बात आ गई कि आप लोग ये चाहते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको आप स्टेट के अंदर, जो स्टेट की कोerसिव पॉलिसी है, जो स्टेट की बुरी पॉलिसीज हैं, जो जालिमाना पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनएफिशिएंट एंड बाइस्ड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस। ये बात सबको समझ में आ गई है? अब हम लिखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपने मुझे पॉलिटिकल इफेक्ट्स बताने हैं इसके, पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। इकोनॉमिक नहीं बताने, सोशल नहीं बताने, पॉलिटिकल, सियासी। ये तो काज हुआ, इफेक्ट बताओ। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। ये तो काज हो जाएगा, इफेक्ट बताओ। यस, डिले इन जस्टिस। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, रेलिवेंट करो इसको, मजीद रेलिवेंट करो। हाँ, वीक गवर्नेंस आ जाएगा, ठीक है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से करप्शन होती है, करप्शन की वजह से क्या होता है, ये आंसर है। वेरी गुड, ट्रस्ट इवेजन, शाबाश। हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर उनको हम वो कर लेंगे। नंबर 1 पे आपने क्या बोला था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये लीगल है, डिले इन जस्टिस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डिले इन जस्टिस। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है करप्शन का, इसका मुआशी असर क्या होता है? ठीक है, और एफडीआई कम हो जाती है, और लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और ठीक है, विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी होती है, और इन्फ्लेशन भी होती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है करप्शन की वजह से, और आपके यहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से जो है ना बाकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। सरकारी नौकरियां तो गिनी चुनी है, वो तो चंद लोगों को मिलनी है, बाकी लोगों ने कहाँ काम करना है, प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस करना है। तो डिफिकल्टीज इन डूइंग बिजनेस। और पॉइंट सोचिए आप लोग, कोई इसका सोशल इशू बताएं। सोशल, पॉवर्टी, और इसको ये बहुत जेनरिक है, थोड़ा स्पेसिफिक करें। पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर दो तरह ग्रुप बन जाएंगे, एक बन जाएगा हैव्स और एक हैव्स नॉट्स वाला, जो कार्ल मार्क्स इसकी बात करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोशल अनरेस्ट, वेरी गुड।
ये पोलराइजेशन में हम इसे ऐड कर लेंगे, सोशल अनरेस्ट को। सोशल फैब्रिक आपका डिस्टर्ब हो जाएगा इसमें। ब्रेन ड्रेन, यस वेरी गुड। चलें, 5 पॉइंट्स मैंने लिख लिए, यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ कौन कौन से लिखे हैं। डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है करप्शन की वजह से। जब आपके जो एग्जेक्टिव्स हैं वो करप्शन की तरफ माइल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर चोर उचक्के आपके रोड्स के ऊपर, जैसे कराची में हुआ कि वहां पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, वहां पे क्या हुआ, लोग का कत्लेआम शुरू हो गया, तो इस वजह से आपके मामलात खराब हो गए। फिर नंबर 2 डिलेड जस्टिस है। आपके यहाँ पे एक केस है 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल चलता है, और 10 साल चलने के बाद कहते हैं जी सबूतों की सबूत ना काफी और गवाहों की अदम मौजूदगी की बुनियाद पे बाइज्जत बरी किया जाता है। वो 10 साल जो है ना तो डेलाइन लागे जरा बंदा ऐसे, ये भी पॉसिबल है। बहुत सारे लोग हैं कि ये इस पे एक बंदे ने कहा था कि जो दुनिया है इसमें जस्टिस नहीं है, देर इज नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। जब ये कहते हैं ना जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, जब तो जस्टिस ये नहीं होता कि अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल किया है तो उस बंदे को कत्ल कर दिया जाए तो ये जस्टिस है। जस्टिस ये है कि अगर मेरा एक दिन जाया हुआ है जेल में जाने की वजह से, तो वो जो एक दिन है, क्या मुझे आप करोड़ों रुपए की दौलत दे दें, अरबों रुपए की दौलत दे दें, वो जो मेरा एक दिन है वापस दिलवा सकते हैं? तो आंसर इज नो। तो ये जस्टिस डिलेड जो होता है ये आपके सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ करप्शन पैदा होता है। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस। तो आप बताएं कि गवर्नमेंट जॉब्स आर लिमिटेड, private jobs and business are other sources of provision of employment to the masses, and when there is corruption in governmental institutes that are supposed to regulate the private business and private jobs, तो जब उनमें करप्शन होती है तो क्या होगा, देयर अराइज अ डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस। ease of doing business is considered to be an instrument of governments in order to ensure good governance। तो गुड गवर्नेंस और लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग के लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। वो जब खत्म हो जाएगी तो बिजनेस आपके खत्म हो जाएंगे, नतीजतन ये और प्रॉब्लम्स लेके आएगा जिसमें पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्राइम होगा, दीगर चीजें आएंगी। समझ आ गई इस बात की? तो ये हम इसके ऊपर एक पैरा लिख सकते हैं। देन है जी पोलराइजेशन इन सोसाइटी। आपके यहाँ पे जो करप्ट लोग होंगे दे विल बी फिलिंग देयर पॉकेट्स। अब एक ही ऑफिस के अंदर दो लोग एक ही रैंक के हैं, एक करप्ट है और एक ईमानदार है, तो जो करप्ट आदमी होगा उसके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स होगा, और जो सादा बेचारा सादा आदमी होगा उसके पास क्या होगा, नोकिया 3310, ठीक है, या ओप्पो का फोन लेके बैठा हुआ होगा। तो यहाँ पे जब वो आईफोन वाला अपनी अच्छी सी तस्वीर खींच के फेसबुक पे लगाएगा और एक बंदा ओप्पो से खींच के लगाएगा तो फर्क पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बन गया जिसके पास कुछ है, दूसरा ग्रुप जिसके पास कुछ नहीं है। ये इसकी वजह सोसाइटी में पोलराइजेशन आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे सोसाइटी के अंदर सोशल फैब्रिक जो है वो खत्म हो जाएगा। आप देखें, आप लोगों के घर में कोई अमीर रिश्तेदार आता है जो करप्शन करके अमीर हुआ है, उसको आप लोग सोफे पे बिठाते हैं, अच्छा खा खिलाते हैं। तो गरीब रिश्तेदार आज यहाँ भी रोटी खा के आया होता है ना। ये सोशल फैब्रिक हमारा डिस्टर्ब होता है ना चाहते हुए भी। अभी कितने लोग हैं जो यहाँ बैठ के जरदारी को गालियां देते हैं। आज आपको बिलावल हाउस से फोन आए कि जनाब जरदारी साहब ने आपको बुलाना है, मिलना चाहते हैं, तो अगले दिन आपकी फेसबुक पे उसके साथ तस्वीर लगी हुई होगी। सो दिस इज व्हाट, जो सोशल फैब्रिक है वो हमारा डिस्टर्ब होता है। ये सिर्फ जरदारी की एग्जांपल दी है, अपने रिश्तेदारों में इर्द गिर्द जगह जगह पे ऐसा ही होता है। फिर आ जाता है जी ब्रेन ड्रेन। करप्शन की वजह से जो ईमानदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते, कि यहाँ पे हर काम करने के लिए करप्शन चाहिए होती है, करप्शन करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके इफेक्ट्स आ गए। अब इसको खत्म कैसे किया जा सकता है?
सॉल्यूशंस बड़ी मजे की चीज है। सॉल्यूशंस में जो आपने काजेस बताए होते हैं आमतौर पे उन्हीं को आप रिवर्स कर दें तो आपका सॉल्यूशन निकल आता है। मजा क्या है इस वाले का, वे फॉरवर्ड का, सॉल्यूशंस का, सजेशंस टू इम्प्रूव, सजेशन टू गेट रिड ऑफ दिस मेंस का, वो क्या होते हैं कि आप अपने पास पॉइंट बनाते हो और उन पॉइंट्स को आप क्या कर लेते हो, सिंपली रिवर्स कर देते हो काजेस को। जैसे यहाँ पे जी कल्चर ऑफ प्रमोटिंग करप्शन, ठीक है ना, तो इस पे हम कह सकते हैं नंबर 1 पे, ऊपर हमने लिखा था प्रमोटिंग करप्शन का कल्चर है हमारे यहाँ पे, तो नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं ट्रांस, या आसानी कर लेते हैं लेजिस्लेशन टू ब्रिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये मैंने लिखा जी लेजिस्लेशन टू ब्रिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। पहला पॉइंट ये लिखा मैंने कि जो भी हमारा पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है इसको बेहतर करने के लिए आप क्या करें, चेंज लेके आए। मसलन हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर पहले ये होता था, अगर आपने गोल्ड नंबर लेना है तो आप जाते थे इंस्पेक्टर या ईटीओ के पास, उसे रिक्वेस्ट करते थे, वो आपको वो नंबर लगा देता था। अब आपने लेजिस्लेशन कर ली इसके ऊपर कि जो आपने गाड़ी का नंबर लगवाना है तो आपको जाके वो ई ऑक्शन के जरिए खरीदना पड़ेगा। लेजिस्लेशन हो गई। लेजिस्लेशन के बाद अब जो इंस्पेक्टर या ईटीओ जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम वो नंबर जो आपने ई ऑक्शन के जरिए से ओपनली ट्रांसपेरेंटली खरीद लिया है वो सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स बना के देगा, उसका काम खत्म। पहले क्या था, उसके पास इख्तियार था, वो पैसे लेके किसी ताल्लुक की बुनियाद पे आपको अच्छा नंबर दे देता था। समझ आई बात की? तो ये लेजिस्लेशन आपने की, इस लेजिस्लेशन की वजह से यही आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर, अगर करप्शन पे ऐसे आ जाए। इसी तरह से ट्रांसफर का मामला था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जो मुराद रास जब वजीर तालीम थे पंजाब के पीटीआई दौर में, इसने बड़ा अच्छा काम किया। वो ये किया कि स्कूल टीचर्स के जो तबादले थे उन सब को, इवन उनकी पूरी सर्विस को उसने डिजिटलाइज कर दिया। मोटरवे के ऊपर आपके स्कैनर्स लग गए। अब आपकी गाड़ी वहां से गुजरती है, सिर्फ वो उसको स्कैन करता है और आपके अकाउंट में पैसे होते हैं वो कट जाते हैं। एक तो टाइम बचा, दूसरा ये था कि पहले जो वहां पे एम्प्लॉय बैठा हुआ था वो क्या करता था, आपके अकाउंट में से यानी आपको पर्ची कोई और दे दी, कोई और चीज प्रिंट करके रख ली, इन दी एंड क्या किया, जो आपका सरकारी खजाना था उसको नुकसान पहुंचाया। अब क्या हो गया कि आप उसको वहां पे बैठ के एम टैग ई टैग के थ्रू आपको आसानी हो गई है। तो लेजिस्लेशन करें, बल्कि इसमें और मजीद ऐड कर रहे हैं लेजिस्लेशन टू ब्रिंग डिजिटल चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। डिजिटल चेंज की वजह से आप करप्शन को कम कर सकते हैं। डेफिनेटली ई गवर्नेंस या डिजिटल चेंज, ये तो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ ना, आप लोगों ने घुमा के लिखने हैं। जैसे ई गवर्नेंस है, जैसे इनकलकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। समझ आ गई है? ये पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा है जी अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम इसका पॉइंट बनाते हैं अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को खत्म करने का। इरेडिकेशन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी कैन बी, मैं अभी इसको, मुझे सिर्फ काजेस को ना रिवर्स करने दें। अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जब आप कहते हैं अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज तो इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो बंदा एम्प्लॉयर होता है, जो बंदा बिजनेस कर रहा होता है, वो, पहले इस एग्जांपल को समझें। मेरे पास ये एक पेन है, इस पेन के ऊपर मैक्सिमम जो खर्चा आया वो 2 रुपये आया। इंक, प्लास्टिक, मेटल, इन तीनों को मिला के खर्चा आया है 2 रुपये, और मार्केट में मैं इसको बेच रहा हूँ 10 रुपये में। इस पे मैंने प्रॉफिट कमाया 8 रुपये, 1 रुपया वेजेस का निकाल दें, 2 जमा 1 3 हो गया। जो मजदूर यहाँ काम कर रहा है उसको कितने पैसे मिल रहे हैं एक पेंसिल पे? 1 रुपया। और जो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 7 रुपए। जिसकी वजह से क्या होगा, मजदूर बेचारा अपनी जो महीने की सैलरी है उससे बमुश्किल अपने खानदान का गुजारा कर रहा होगा।
और जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो दिनों में अमीर से अमीरतर हो जाएगा। लिहाजा इस चीज को रोकने के लिए, और ये मैंने एक माइक्रो लेवल पे एग्जांपल दी है, इसको मैक्रो लेवल पे ले जाएं। जो लोग कालीन बनाते हैं उनको कालीन बुनने के कितने पैसे मिलते हैं, या कोई भी काम करने को, फैक्ट्री में कोई बंदा काम करता है उसको फैक्ट्री में वो काम करने की कितनी तनख्वाह मिलती है? कम मिल रही होती, 20, 30, 40 हजार मिल रही होगी। फोरमैन होगा 50 हजार मिल जाएगी। लेकिन जो मालिक है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? तो ये जो दरमियान में डिफरेंस है, इसको इरेडिकेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। नंबर एक कि वो जो टैक्सेस हैं उनको आप प्रॉपरली इंश्योर करें। नंबर दो ये है कि आपके यहाँ पे जो यूनियंस हैं, जो मजदूर यूनियंस हैं, जो लेबर यूनियंस हैं, उन यूनियंस के बाकायदा शेयर्स हों उस फैक्ट्री के अंदर। अगर फैक्ट्री को नुकसान हो या फायदा हो तो जो मजदूर है वो उसके अंदर उसको उसका वो प्रपोर्शन मिले। फायदा अगर हुआ है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो मजदूरों को मिले। ये पूरी दुनिया के अंदर जब ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई थी उस टाइम पे ये बाज शहरों में हुआ भी था, बाज मुल्कों में हुआ भी था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मजदूर है वो अपनी पे में से एक सर्टेन फ्रेगमेंट जो है वो उस कंपनी में, उस वो जो रॉ मटेरियल आना इन्वेस्ट करने में क्या करे, इन्वेस्ट करे, एंड व्हेन द प्रॉफिट कम्स उसका एक शेयर उसको भी मिल रहा हो। जो ऑनर हो उसको 100% ऑनरशिप ना मिले, बल्कि 50% ऑनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट किसकी हो? जो एम्प्लॉयज वहां काम करते हैं, एक तो उनकी वो हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी उन लोगों में आप ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इसको आप कम कर सकते हैं। और कोई हल आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को खत्म करने का? एक तो मैंने बताया कि जो लेबर यूनियंस हैं, जो लेबर्स हैं, उनको चाहे पर आप उसमें फ्रैक्शन में पार्टनर बनाए, लेकिन उनको पार्टनर बनाए इसके अंदर। इससे उनकी वो भी ज्यादा होगी, उनकी अपना इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस जो पर आवर हैं वो डिसाइड होनी चाहिए। जैसे आप जाते हैं यूरोप में काम करने के लिए, वहां पे आपको 1 घंटे के इतने यूरोज मिलते हैं। अमेरिका में 1 घंटे के $10 मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटे के इतने डॉलर्स मिलते हैं। हमारे यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस हैं वो इतनी कम है कि कम होने की वजह से गरीब आदमी तो उसी में रह जाता है। 25,000 रुपये शहबाज शरीफ ने मुकर्रर किए हैं मिनिमम वेजेस। तो क्या ये ज्यादा हो सकती हैं? सो दिस कैन आल्सो बी डन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वायबल steps to bring वायबल स्टेप टू एंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो बात आपने पहले की थी उसी बात को आपने उल्टा कर दिया। तीसरे नंबर पे आ जाए मेरे पास। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था? डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट कैडर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। डिस्पैरिटी रिडक्शन steps among different cadres of civil services. Need and greed. नीड एंड ग्रीड को अपोजिट कैसे करेंगे? सोचें जरा। तो कंपनसेशन और जस्ट एंड फेयर, ठीक है। हैंडसम पेज और और
Utilization of optimal resources. Mhm. Policies to help out to the world जो ऐसा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस, शाबाश, ये बात की तरफ मैं लाना चाह रहा था कि जो नीड है ना, दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय ऑल द कंपनसेशन एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन जो ग्रीड है ये तभी खत्म हो सकता है कि जब आपके यहाँ पे जो कंपेटिटिव, जो अनड्यू कंपेटिटिवनेस अमंग द डिफरेंट सोसाइटी है, ये जो कि मैं इन्ने का सूट लैके आया तो फलाने का सूट इन्ने का, ठीक है, मैं फलानी चीज इन्ने दी खरीदी, दूसरे ने दी खरीदी है, तो ये किस चीज से खत्म होगा? ये एथिकल ट्रेनिंग से खत्म होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कंपनसेशन टू द नीडी एंड ethics inculcation in the greedy. नीड एंड ग्रीड को हमने ऑपोजिट कर दिया कि नीड्स कैन बी फुलफिल्ड विद मिनिमल जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, जबकि ग्रीड जो होता है ये हमेशा किस चीज से कर सकते हैं आप? एथिक्स और मोरालिटी की इनकलकेशन से कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया। और सोल्यूशन क्या हो सकता है? इनएफिशिएंट एंड बायस्ड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, तो इसका क्या आ जाएगा? इम्पार्शियल एंड इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, अनबाइस्ड, impartial and effective accountability institutions। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आ गए, सजेस्टेड मेजर्स आ गए। अब ये जो सजेस्टेड मेजर्स हमारे पास आए, ये जो सॉल्यूशंस हमारे पास आए, इसके बाद हम एक हेडिंग देंगे, जो मेन हेडिंग होगी नंबर 5 पे, वो कंक्लूजन। सो किसी भी जो हमारे पास एसे होता है, जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एसे होता है, जिसके अंदर हमारे काजेज, इफेक्टिव और सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, ऐसे इंग्लिश एसे के अंदर हम लोग आमतौर पे काजेज 4-5 लिखेंगे, 4-5 सॉल्यूशंस लिखेंगे और 4-5 सजेशंस लिखेंगे कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। हमें कितना टाइम लगा? क्लास स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? हमने 40 मिनट्स में क्लास में किया। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसको 20 मिनट्स पे लाने की, कि 20 मिनट्स के अंदर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड बी कंप्लीट, ठीक है। और अगर आप और मेहनत करेंगे ना, आई नो कि 10 मिनट में भी ये हो सकता है काम। प्रॉब्लम क्या होती है? 2 घंटे का पीएमएस ऐसे होता है, अगर आप 40 मिनट, मुझे चूंकि बोलना भी था, समझाना भी था, तकरीर भी करनी थी, तो इसलिए जो है ना 40 मिनट लगे हैं, वरना ये एक्चुअली हमने काम कितनी देर में किया है? क्वेश्चन है सर ये आइडिया कहाँ से लाएं? ये आपने पेस्टल के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से आए हैं, स्वॉट में से जो लिखे हैं ये उसमें से आए हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में से आए हैं, ये आइडियाज कोई नए नहीं है। यस, 10 मिनट्स आर इनफ। क्वेश्चन है व्हाट आर द की वर्ड्स दैट इंडिकेट कि ये आपके काजेज, इफेक्ट और सोल्यूशन बताएगा। तो ऐसा टॉपिक, जो मर्जी दुनिया जहान का टॉपिक आ जाए, उसका कोई ना कोई काज होता है। जैसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी इज मिथ, हम उसकी तरफ जाते हैं। हम अगला एक ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, मेरे साथ आपने रहना है। टॉपिक है हमारा जेंडर इक्वालिटी इज मिथ। जेंडर इक्वालिटी इज मिथ। सवाल करें 3 अपने आप से, व्हाई जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ? व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ? अपने पास ये सवाल लिखें। नंबर 1 पे हमारे पास सवाल है, व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी
अ मिथ। बताएं जी, जेंडर इक्वालिटी मिथ क्यों है? लिखते हैं हम, पेस्टले लिखा था ना, हम स्पीड के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे, इस पे आप कर रहा हूं अभी। नंबर 1 1.1 जो इसका सब पॉइंट है कि पॉलिटिकल रोल ऑफ women proves that gender equality is a myth। 1.2 दूसरे इसके साथ बैठेंगे। हमने सवाल किया व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। बेसिकली हम उसके काजेस देख रहे हैं। उसमें मैंने बताया पहला काज क्या है, पॉलिटिकल रोल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से जेंडर इक्वालिटी मिथ है। दूसरा मैंने लिखा सोशल इश्यूज। हाँ वो तो एक्सप्लेन करेंगे ना, वो सारा कुछ आ जाएगा। नंबर 2 में लिखा सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं? एजुकेशन, क्या खवातीन और मेल्स की तादाद बराबर है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में? बराबर नहीं है। एजुकेशन इज अ सोशल मामला। इसी तरह ये बताएं कि जो आपका हेल्थ सेक्टर है इसके अंदर, चलें एक हद तक ये पता है कि एमबीबीएस में लड़कियां ज्यादा होती हैं और नर्सिंग में लड़कियां ज्यादा होती हैं, क्या बाकी जो इसके हेल्थ सेक्टर के हैं या एजुकेशन सेक्टर है इसके अंदर खवातीन और मर्दों की तादाद बराबर है? तो आंसर इज नो। तो सोशल इश्यूज में हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ आ गया। 1.3 टेक्नोलॉजिकल स्फेयर देख लो। टेक्निकल स्फेयर में देख लो, क्या खवातीन की तादाद बराबर है मर्दों के जो कंप्यूटर बनाना जानती हैं, जो ये मुरम्मत करना जानते हैं, जो घरों के अंदर आके पंखे ठीक कर सकते हैं, जो लाइट्स ठीक कर सकते हैं? क्या ऐसी खवातीन से आप मिले हैं कभी? रोड के ऊपर जो ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं, क्या आप ऐसी खवातीन से मिले हैं? कितनी खवातीन होंगी? 2 4 5। वो जो क्रीम और उबर वालों ने अपनी मशहूरी के लिए तस्वीरें लगा दी उनकी। ठीक है जी। 1.4 हमने पॉलिटिकल लिख लिया, सोशल लिख लिया, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक लिख लें। क्या पेस बराबर है? खवातीन को आमतौर पे पे कम मिलती है इदारों में। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। शरून, मैं ना क्लास में हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़े, मैं फ्री होकर रिप्लाई करता हूँ। अच्छा जी, पहला है व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। अब दूसरे नंबर पे बताएं व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो जेंडर इक्वालिटी। अब दूसरा पॉइंट मैंने पूछा यहाँ पे कि क्या होगा अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, क्या होता है इसकी वजह से? नंबर 1 डोमेस्टिक वायलेंस होती है। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। कभी ऐसा आपने खबर सुनी है कि किसी खातून ने किसी मर्द को प्रपोज किया और उस मर्द ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसके मर्द के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया हो? नहीं सुनी ना। लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर खातून शादी से इनकार करती है तो हमारी सोसाइटी में ऐसे भी नफसियाती मरीज हैं जो उन पे तेजाब फेंक देते हैं। कितनी खबरें आपने सुनी है कि किसी मेल का रेप हो गया? दो एग्जिस्ट करता है, ये मेल रेप एग्जिस्ट करता है कि खवातीन जो है वो मेल रेप करती होंगी, एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्रैक्शन में ना होने के बराबर। लेकिन खवातीन के साथ रेप की कितनी खबरें आप सुनते हैं? फिर इसी तरह से इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स में देखो, जेंडर इक्वालिटी ना होने की वजह से खवातीन डिपेंडेंट हो जाती हैं मेल्स के ऊपर। ट्रैवल करना हो, सुबह स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, तो जनाब कोई बंदा छोड़ के आएगा, कोई बंदा लेके आएगा। फोर्सफुल मैरिजेस, यस, इसमें ऐड किया जा सकता है। तो इसके पॉइंट्स जो हमारे पास आएंगे वो हम लिखते जाएंगे। इसी तरह से तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे हाउ टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी। 3 सवाल हमने किए। नंबर 1 व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ।
पहले हमने ये बताया व्हाट हैपेंस इफ द जेंडर इक्वेलिटी रिमेन्स अ मिथ, फिर हमने ये बताया, फिर हमने बताया हाउ टू रेडिकेट जेंडर इन इक्वेलिटी या हाउ टू इंश्योर जेंडर इक्वेलिटी। तो नंबर 1 उसमें क्या आ जाए आप, रोल ऑफ मीडिया आ जाएगा उसमें, नंबर 2 लेजिस्लेशन आ जाएगी, नंबर 3 पॉलिटिकल जो आपके पास आ जाएगा, नंबर 4 इक्वल जो है ना फला आ जाएगा। अब देखो दिखने में ये ऐसे जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ आर्गुमेंटेटिव ऐसे लग रहा था, लेकिन हमने सिर्फ 3 सवाल किए और इन 3 सवालों की वजह से ये अगेन हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे बन गया। तो जो मर्जी टॉपिक आ जाए हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे को डिस्क्रिप्टिव ऐसे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखो वाई जो होता है ये काजेस के लिए नहीं होता, ये वट जो होता है ये सॉल्यूशंस के लिए, उसके इफेक्ट्स के लिए नहीं होता, ये हाउ जो है ये सॉल्यूशन के लिए नहीं होता। तो बेसिकली बात वही थी, कान को हमने घुमा के दूसरी साइड से पकड़ लिया। तो इंग्लिश एसे के अंदर जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो ये 3 चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए। इसके लिए आपका जो मर्जी दुनिया का टॉपिक आ जाए, इसको इन 3 डायमेंशंस पे जाके देखोगे आपका ऐसे सॉल्व हल हो जाएगा। क्या करना है, काजेज में देख लेना, समझना, और ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, एथिकल, ये वर्ड्स लिख लेने हैं। अगर इसके इम्पैक्ट्स देखने अगेन इसी में चले जाओ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होते हैं इसके, सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं, तो उसको आप लिख लो। फिर सॉल्यूशंस हैं तो इन्हीं अफेयर्स को ठीक करने का नाम है। तो जो पेस्टले हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने डिफरेंट वर्ड्स पढ़े थे अपनी वोकेबलरी की कमी को खत्म करने के लिए। तो हमारे पास ऐसे के लिए प्रॉपर वर्ड्स भी आ गए कि जब हम पॉलिटिकल इशू का, पॉलिटिकल रोल का, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का आर्गुमेंट दे रहे होंगे तो हमारे पास लिखने के लिए पॉलिटिक्स से मुतल्लिका 20, 22, 25 अल्फाज आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो। उन्हीं लफ्जों को आप क्या करोगे, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करोगे। जब इकोनॉमिक पे आएगा तो आप इकोनॉमी से मुतल्लिका लफ्जों को रिप्रोड्यूस करोगे पूरे पैराग्राफ के अंदर। इससे क्या होगा, आपके ऐसे के अंदर कंस्ट्रक्ट नजर आएगी। और ऐसे जो फेल क्यों होता है, जो बंदे रट्टा मारते हैं उनके ऐसे फेल होता है। जो लोग ये पहले जो मैंने आपको पेस्टले एनालिसिस में वोकेबलरी तैयार करवाई है, फिर आज ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका बताया है, अब मैंने आपको बताना है कि हाउ टू कन्वर्ट द पॉइंट ऑफ योर आउटलाइन इनटू अ पैराग्राफ। इसको आप पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करोगे। मसलन पहला हमारे पास था कल्चर ऑफ प्रमोटिंग करप्शन। हमारे पास पॉइंट है कल्चर ऑफ प्रमोटिंग करप्शन इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा पहला पॉइंट था। हमने क्या करना है, इसी पॉइंट को उठाना है। और काजेस का ये पहला पॉइंट था ना, हमने यहाँ पे बड़ा सा लिखना है काज। और क्या काज करता है, करप्शन। देखो आपका जुमला बन गया, कल्चर ऑफ प्रमोटिंग करप्शन इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काजेस करप्शन, ठीक है, या रिजल्ट्स इन करप्शन, या इज द रीजन बिहाइंड प्रिवेलिंग करप्शन। या अगर करप्शन आपने पहले भी वर्ड यूज किया है तो आप कहते हैं इज द रीजन बिहाइंड द इशू, द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। आपने सिंपली इस तरह से जो अपना पॉइंट था उसको उठाया, जो आपकी हेडिंग थी काज उसको उठाया, और जो आपका टॉपिक था उसको उठाया। इन तीनों को मिला के आपने एक जुमला बनाया। दिस हैज बिकम योर टॉपिक सेंटेंस ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बन गया। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं इसको, कल्चर ऑफ promoting corrupt practices in governmental organizations is responsible for means of corruption। बॉडी पैराग्राफ बन गया।
अब इसको इलेबोरेट करो और फिर उसको कोई प्रूफ दो और एंड पे आके उसकी कंक्लूडिंग लाइन लिखो, तो आपका बॉडी पैराग्राफ बन गया। करवाया था ना क्लास में आप लोगों ने, बॉडी पैराग्राफ्स लिखे थे। ऐसे ही काजेज के बाद आप सोल्यूशन पे आ जाए। यहाँ पे हमारे पास करप्शन जो है, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन है, उसमें पहला है डिटेरियोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन deteriorates because of corruption, full stop। ये आपके इफेक्ट्स का वो बन गया टॉपिक सेंटेंस। एंड देन सोल्यूशन पे आ जाए। क्या है जी हमारा पहला पॉइंट था लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ टू एंश्योर digital change in society can help eradicate corruption। ये आपके सॉल्यूशन का टॉपिक सेंटेंस बन गया। समझ आ गई इस बात की? सॉल्यूशन का टॉपिक सेंटेंस बन गया। आपने काजेज लिखे, इंपैक्ट्स लिखे, सॉल्यूशन लिखे, तीनों साइडें आपने लिखी। इस तरह से ये आपको ग्रुप में सेंड कर देते हैं पीडीएफ बना के अभी उस्मान। तो हमारा एसे राइटिंग का आज का हिस्सा कंप्लीट हुआ। होमवर्क क्या है इसका? होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ये जो ओरिजिनल मैंने लिखे हैं ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। आपने चाहे यही बातें लिखें, पहले आपने इस तरह से आउटलाइन बनानी है करप्शन के ऊपर, और फिर उस करप्शन की जो आउटलाइन बनेगी उसके बाद सिंपली टॉपिक सेंटेंसेस बनाने। पूरा पूरा पैरा नहीं लिखना। जो आपने यहाँ पॉइंट लिखा है इसी पॉइंट का आपने टॉपिक सेंटेंसेस पैराग्राफ बनाने हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे ये सिर्फ सेंटेंसेस बनाए हैं, तो आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ये आपको भी मिल जाता है, इतना काफी आज ऐसे के लिए। हाँ जी, चैट्स में कैन वी स्विच आर्गुमेंटेटिव टू डिस्क्रिप्टिव, मैंने अभी आपको स्विच करके दिखा दिया। सर प्रोवर्बियल एसे को कैसे ट्रीट करेंगे, ये एक अलग बात है, इसको बाद में देखेंगे। प्रोवर्बियल एसे पहले आप प्रोवर्बियल को आर्गुमेंटेटिव में चेंज करोगे, फिर उस आर्गुमेंटेटिव को डिस्क्रिप्टिव में चेंज करोगे। बताऊंगा उसको कैसे करते हैं। जी किसी का क्वेश्चन है तो कर ले मुझसे। एग्जामिनर कबूल कर लेगा ये पूछा है? डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, तभी तो बता रहा हूँ क्लास में। जी जी क्वेश्चन कर लें, फिर मैं जीके वाली क्लास स्टार्ट करूंगी। आउटलाइन में कितने पॉइंट्स लिखने हैं? जितने आपने बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं। पीएमएस के अंदर 4 काजेज, 4 इफेक्ट और 4 सॉल्यूशन काफी होते हैं, क्योंकि एक बॉडी पैराग्राफ 100 लफ्जों का होता है। तो 1200 लफ्जों के बॉडी पैराग्राफ हो जाएंगे, 150 का इंट्रोडक्शन, 70 का कंक्लूजन, तो आपके 1400-1500 वर्ड्स बनेंगे। तो हमने 1400-1500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है पीएमएस में। क्वेश्चन है, हम कोई एक काज को लेके एक टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे, यस हर एक काज का अलग अलग टॉपिक सेंटेंस बनेगा। आउटलाइन में नंबरिंग देनी है या बुलेट्स यूज कर सकते हैं? बुलेट्स यूज करनी है सब हेडिंग्स के लिए, और मेन हेडिंग्स के लिए काजेज इफेक्ट सॉल्यूशन के लिए नंबर यूज करने हैं। थीसिस स्टेटमेंट अभी आपने नहीं लिखनी डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर, वो जब मैं आर्गुमेंटेटिव पे जाऊंगा तो बताऊंगा थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं।
तो इंग्लिश ऐसे की सबको समझ आ गई है आज के टॉपिक की। हमने आप लोगों ने कल का होमवर्क ये है कि करप्शन की आउटलाइन बनानी है। उस आउटलाइन के बाद जो आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे आपने टॉपिक सेंटेंसेस बनाने, बस और कोई काम नहीं करना। और जब मुझे भेजते हैं तो मुझे आपने तस्वीरें भेजनी है ग्रुप ग्रुप के अंदर। मैं टाइम एक बताऊंगा, उस टाइम पे बल्कि मुझे भेज दे, मैं उसे फॉरवर्ड कर लूंगा। अब आप लोग कल का होमवर्क चेक कर लो, मुझे भेजें। नहीं, पहले मैं क्लास पढ़ा लूँ, फिर होमवर्क इकट्ठे चेक करता हूँ। ठीक है जी, मैं क्लास रीस्टार्ट करूंगा, आप लोग 4-5 मिनट में आ जाएं। ये क्वेश्चन है जी, डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या फर्क होता है। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है वो क्लॉज की शक्ल में होता है, जैसे करप्शन, द थ्रेट ऑफ करप्शन, द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनर्जी क्राइसिस, वाटर वाटर क्राइसिस, ये क्लॉज की शक्ल में होता है। और जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है ये सेंटेंस की शक्ल में होता है, जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, fertility their name is women। ठीक है, women universities can act as an agent of change, ये आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा। अगर हो गए women universities agent of change तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। यानी अगर उसने पूरा जुमला लिखा है तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे कंसिडर होगा। और अगर उसने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ एक पॉइंट की शक्ल में, एक हेडिंग की शक्ल में आपको टॉपिक दिया है, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा। मैंने आपको क्लास में बता दिया कि कैसे एक जुमले को आपने आर्गुमेंटेटिव से कैसे आपने डिस्क्रिप्टिव में चेंज करना। जी हम न्यू मीटिंग करते हैं।